हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो यहाँ हम लोग सेकंड टॉपिक में मेटल्स का रिएक्शंस देखेंगे ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, कि मेटल इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में हम लोगों को रिएक्शन सिर्फ मेटल्स के साथ पढ़ना है, इन सब का नॉन मेटल्स के साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो आवर फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, सो when metals are burnt in air they react with oxygen in air to form metal oxide. Metal oxide turns red litmus blue. They are basic in nature. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी बर्न कर सकता है जब वहाँ ऑक्सीजन मौजूद हो, है ना। तो जब भी हम लोग किसी मेटल को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो वो मेटल उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर का होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जिसका नेचर बेसिक होता है, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है ना। यहाँ हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से बनाता है। ठीक है, बट यहाँ तक तो चैप्टर 2 वाली बात थी, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं, बट दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेसिक तो है ही बट वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, द एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एल्यूमिनियम है और दूसरा है जिंक। ये दो ऐसे मेटल हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो ये दोनों मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ठीक है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को, दोनों तरह का नेचर को शो करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, तो ऐसे मेटल्स ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और दो मेटल्स हैं, एक है एल्यूमिनियम और एक जिंक। ठीक है, इन दोनों के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये दोनों तरह के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कैसे, लेट्स सी। ओके, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर मेटल ऑक्साइड है, सो ये क्या है, बेसिक नेचर का हुआ, है ना। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है, इसका नेचर बेसिक हो गया, तो जब हम लोग इसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है ना, तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये होता है क्या है, एसिड और बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट, है ना, और वाटर बन रहा है। ठीक है, बट एक और चीज़ देखी गई कि जब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के सामने रखा गया, बेस के साथ रिएक्ट कराया गया, NaOH इज अ बेस, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा गया जो कि एक बेस है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसने एक एसिड प्रॉपर्टी शो की। ठीक है, यानी जब इसे HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया
Al2O3 को, तो इसने बेस वाली प्रॉपर्टी दिखाई, जिसके बाद सॉल्ट और वाटर बना, ठीक है। बट जब इसे बेस के साथ रिएक्ट कराया गया, तो अगर ये बेस था और बेस के साथ रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर नहीं बनना था, बट यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बनकर तैयार हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बेस का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। और जब किसी बेस के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह जिंक ऑक्साइड भी करता है, ZnO भी इसी तरह से करता है। जब ZnO को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वहाँ पर वो बेस का प्रॉपर्टी शो करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और जब ZnO को किसी बेस के सामने रखा जाएगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करके एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर तैयार करता है, ठीक है। यही रीज़न है जिसकी वजह से इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक्सप्लेन हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर। तो बिकॉज ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और कैसे, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग एग्जांपल देके इसे बता सकते हैं, ठीक है, कि जब इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है, और जब इसे बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है, तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके। Reaction of metal with water. When metal reacts with water, hot or cold, the product formed are metal hydroxide and hydrogen. So जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। रिएक्शन इस तरह से है कि जब मेटल वाटर रिएक्ट करता है तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये मेटल ऑक्साइड उसी वाटर के साथ और ज़्यादा रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। नाउ वी नो डैट मोर देन 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 90 प्लस जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। अब वो 90 प्लस मेटल्स में सबकी रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सबका जो पावर है किसी रिएक्ट करने का जो पावर है वो अलग अलग है। सो वी हैव अ सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक मेटल्स हैं जिन्हें उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। जो सबसे टॉप पर है वो हाईली रिएक्टिव है, देन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम लोग जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो हाईली रिएक्टिव मेटल इज़ पोटाशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, zinc, iron, lead, copper, mercury, silver, and last one is gold. Okay, now वन बाय वन हम लोग देखेंगे अब कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटाशियम और सोडियम की। व्हेन पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है। So sodium and potassium reacts violently with cold water to form sodium or potassium hydroxide and hydrogen. तो जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़ोरदार रिएक्शन होता है, ठीक है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोरदार रिएक्शन हो रहा है, बहुत पावरफुल रिएक्शन होता है, ठीक है। सो एग्जांपल से देखते हैं। पोटाशियम लिया मैंने, पोटाशियम को वाटर के साथ, पोटाशियम सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, जब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है, यहाँ कोल्ड वाटर है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और प्लस हीट, इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हम लोगों को मिलती है, ठीक है, इस रिएक्शन में। सो दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जिससे हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। So the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये हाइड्रोजन गैस बनता है और बबल्स के तौर पर, बबल्स बनकर हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में जब
जब इसके सॉल्यूशन के वाटर के सरफेस पर आता है और इसे हीट मिल जाती है, हम लोगों को पता है वी नो डैट हाइड्रोजन इज़ कंबस्टिबल, बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होता है हाइड्रोजन। तो जैसे ही इसे हीट मिलती है, ये वाटर के सरफेस पर आता है और जैसे इसे हीट मिलती है ये तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है कि जो रिएक्शन है बहुत वायलेंट है, बहुत ज़ोरदार रिएक्शन यहाँ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम और सोडियम। और जब इसे कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर पर रिएक्ट कराने पर इसे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और हीट निकलती है और ये हीट बहुत ज़्यादा निकलता है हीट, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कैल्शियम की। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट, ठीक है। अब कैल्शियम जो है, अभी मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे इनका रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, है ना। तो कैल्शियम जो है वो पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट, ये थोड़ा कम वायलेंट होता है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर, ठीक है। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें भी हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है, बट साथ साथ हीट भी इवॉल्व होता है, लेकिन ये हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ ले, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये होता है क्या है कि वो जो हाइड्रोजन के जो बबल्स बनकर सरफेस पर आते हैं उसके साथ कैल्शियम जो है वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वाटर के सरफेस पर कैल्शियम भी फ्लोट करने लगता है, ओके। अब बात करते हैं कैल्शियम हो गया, सॉरी पोटाशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम हो गया, इसके बाद है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। यानी पोटाशियम सोडियम कोल्ड वाटर के साथ इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही आसानी से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है बट उसमें बहुत कम हीट जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, उन तीनों के कंपेयर में मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ये थोड़ा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। It also start floating due to the bubble of hydrogen gas sticking to its surface. सेम केस इसमें भी होता है कैल्शियम की तरह ही, ये हाइड्रोजन के बबल्स के साथ ये स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये भी वाटर के सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, ओके। दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ओके। तो ये इन सब के कंपैरिजन में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इसके नीचे है यानी ये और लेस रिएक्टिव है, इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। सो ये जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ऑब्वियस है कि ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट कर नहीं पाएगा, बट ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाता, यानी ये मैग्नीशियम से भी बहुत कम लेस रिएक्टिव है, तो ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। दे रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ओके। तो ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं सवाल होता है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था और ये तो इनके नीचे है ना, ये तो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से भी, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, बट ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हॉट वाटर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग को जो है स्टीम होता है ना, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना पाते हैं, यानी ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाते हैं, ठीक है, बहुत लेस रिएक्टिव है। देख लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम है, वाटर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसी तरह से आयरन का देख लें तो आयरन है, वाटर है, आयरन ऑक्साइड और
वाटर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और ये जो लास्ट के लीड, कॉपर, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। सो हम लोगों ने रिएक्शन देखा मेटल का ऑक्सीजन के साथ और मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, नाउ हम लोगों को पता चला रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव है वो टॉप पर है, टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, नाउ वी नो डैट पोटेशियम एंड सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, है ना। ये कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ, है ना, बहुत ईजली ये रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होता ही है। तो इससे होता क्या है कि अगर पोटेशियम और सोडियम को नॉर्मली ऐसे खुला रख दे कहीं पर, तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ या CO2 के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड इट कैचेस फायर। यही रीज़न है कि सोडियम को, पोटेशियम को जो है केरोसिन में इमर्स्ड करके केरोसिन के अंदर डालकर रखा जाता है, क्योंकि ये केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसका रिएक्शन नहीं हो पाता केरोसिन के साथ, इसलिए उसे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके डालकर डुबाकर रखा जाता है। ओके, ये रीज़न है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। सो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक मेटल है, डाइल्यूट एसिड में हम लोगों ने यहाँ डाइल्यूट HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। सिमिलरली जिंक जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा विच इज़ डाइल्यूट, ठीक है, तो ZnSO4 बनाएगा और H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, नाउ जनरल जो टर्म है वो मेटल्स और डाइल्यूट एसिड का कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। ठीक है, बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रिक एसिड जो है इसे फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब जब भी किसी मेटल को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट तो देगा बट हाइड्रोजन गैस वहाँ नहीं बनता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, N2 or NO or NO2. ठीक है, सो होता क्या है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, अपने साथ वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब मेटल के साथ HNO3 डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ H2 गैस न बनकर वाटर बनता है और साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। सो अगर जनरली हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग, है ना, जब कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना था, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ होता क्या है कि जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर सॉल्ट तो बन रहा है बट उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और प्लस H2O ना बनकर वाटर बनकर तैयार होता है। ठीक है,
सो ये एक एक्सेप्शन है। किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, बट HNO3 इज अ एक्सेप्शन। जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर सॉल्ट तो बनेगा बट हाइड्रोजन गैस ना बनकर नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि नाइट्रोजन किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनाता है, बट दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड को मजबूर कर देते हैं कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाए, और वो दो मेटल हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, ये दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। ठीक है, सो इसे आप लोगों को याद रखना है। ओके, यहाँ पर सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ हम लोग देख के समझते हैं। ये जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ हाइड्रोजन को भी हम लोगों ने ऐड किया। ये सारे मेटल्स हैं बट हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, बट इसे भी यहाँ पर रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो हमेशा होता है क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने का पावर रखता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं सब हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये सब हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, यानी इन चारों से हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो होगा क्या कि अगर हम लोग जिंक को HCl के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये इसकी जगह खुद आ जाएगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, बट अगर इस जिंक की जगह पर कॉपर होता है या मरकरी होता है या सिल्वर होता है या गोल्ड होता है, अगर उसके साथ हम लोग HCl या H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्शन नहीं हो पाता। कोई जो हमारा रिएक्शन है वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव हो गया। इन सब को कंपेयर किया जाए, इन सब से अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक है, तो रिएक्शन जो है नहीं होगा अगर कॉपर, मरकरी, सिल्वर या गोल्ड को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में जो हाइड्रोजन है वो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसकी वजह से ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हाइड्रोजन के ऊपर जो भी हैं वो आसानी से हाइड्रोजन को हटाकर उनके साथ ऐड हो सकते हैं। ओके, सो मेटल्स अबव हाइड्रोजन इज द एक्टिविटी in the activity series can displace hydrogen from dilute acid। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, है ना। बट हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एसिड हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है, तो ऑब्वियस है कि कम ताकतवर वाला जो है वो ज़्यादा ताकतवर से जीत नहीं सकता है, तो उसे वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ जो हमारा लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। A more reactive metals displace a less reactive metal from its salt solution। ओके, सो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को पता है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है ना। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में होगा क्या कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहेंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को बस डिस्प्लेस कर देते हैं। देख लेते हैं, इसका जो जनरल टर्म है वो है मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B। तो इससे होगा क्या कि जो सॉल्ट सोल्यूशन B में जो मेटल है वो हट जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, जिंक प्लस फेरस सल्फेट,
जिंक और फेरस सल्फेट, यानी जिंक ऊपर है, फेरस आयरन जो है हमारे नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है अगर कंपेयर करें आयरन से, तो है ना, यानी जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो आयरन है वो रिप्लेस हो जाएगा जिंक से, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, यानी एक मेटल और एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होगा तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल को रिप्लेस करेगा। तो जिंक और कॉपर की अगर बात की जाए तो जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है। बिल्कुल जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, तो यहाँ भी कॉपर हट जाएगा और ये सल्फेट के साथ क्या होगा, जिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जिंक सल्फेट है और उसमें अगर हम लोग मेटल के साथ, यानी मेटल में अगर हम लोग आयरन ले लें, आयरन के साथ अगर जिंक सल्फेट को रिएक्ट कराएं तो क्या ये रिएक्शन होगा? लेट्स सी। आयरन अभी हम लोगों ने देखा लेस रिएक्टिव है और जिंक हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब आयरन कमज़ोर है, जिंक पावरफुल है, तो आयरन जो है सल्फेट से जिंक को अलग नहीं कर सकता है, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर थी, ओके। सो हमारा ये जो भी सीरीज़ में जितने जो भी मेटल्स हैं वो जो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ, है ना, ये सारा जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हीट निकलती है ना। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटाशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, बहुत सारे हैं। जब ये सब रिएक्ट करते हैं तो किनका टेम्परेचर हाई होगा, किन में बबल्स ज़्यादा बनेंगे, इन सब का आंसर इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग होगा। जो इस सीरीज़ में टॉप पर है उनका टेम्परेचर भी हाई होगा, उनसे ज़्यादा वो जब रिएक्ट करेंगे तो उनके रिएक्शन में ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, ज़्यादा हीट निकलेगी, है ना, ज़्यादा बबल्स, हाइड्रोजन के बबल्स ज़्यादा होंगे। और जो लेस रिएक्टिव है उनका टेम्परेचर भी कम होगा, हीट भी कम निकलेगा, या किसी में तो निकलता भी नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था आयरन वगैरह में, और उसमें बबल्स भी, हाइड्रोजन के बबल्स भी बहुत कम बनेंगे। तो यहाँ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होता है।